हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास रंगभूमि का भाग 49 कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो भी एपिसोड है सारे हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए, फिर उपन्यास अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित अध्याय 49। इधर सूरदास के स्मारक के लिए चंदा जमा किया जा रहा था, उधर कुलियों के टोले में शिलान्यास की तैयारी हो रही थी। नगर का गण्यमान्य पुरुष निमंत्रित हुए थे। प्रांत के गवर्नर से शिला स्थापना की प्रार्थना की गई थी। एक गार्डन पार्टी होने वाली थी। गवर्नर महोदय का अभिनंदन पत्र दिया जाने वाला था। मिसेस सेवक दिलोजान से तैयारियां कर रही थी। बंगले की सफाई और सजावट हो रही थी। तोरण आदि बनाए जा रहे थे। अंग्रेजी बैंड बुलाया गया था। मिस्टर कलक ने सरकारी कर्मचारियों को मिसेस सेवक की सहायता करने का हुक्म दे दिया था और स्वयं चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मिसेस सेवक की हृदय में अब एक नई दिशा अंकुरित हुई थी। कदाचित विनय सिंह की मृत्यु सोफिया को मिस्टर कलक की ओर आकर्षित कर दे, इसीलिए वह मिस्टर कलक की ओर भी खातिर कर रही थी। सोफिया को स्वयं जाकर साथ लाने के निश्चय कर चुकी थी। जैसे बनेगा वैसे लाऊंगी, खुशी से न आएगी, जबरदस्ती लाऊंगी, रोऊंगी, पैरों पड़ूंगी और बिना साथ लाए उसका गला ना छोड़ूंगी। मिस्टर जॉन सेवा कंपनी की वार्षिक वितरण तैयार करने में चिंतित थे। गत साल के नफे की सूचना देने के लिए उन्होंने यही अवसर पसंद किया। तथापि यथार्थ लाभ बहुत हुआ था, किंतु आय व्यय से इच्छापूर्वक उलटफेर करने से वह आशातीत लाभ दिखाना चाहते थे, जिसमें कंपनी के हिस्सों की दर चढ़ जाए और लोग हिस्सों में टूट पड़े। इधर के घाटे को वह इस चाल से पूरा करना चाहते थे कि लेखकों को रात भर काम करना पड़ता था और स्वयं मिस्टर सेवक हिसाबों की तैयारी में उनसे कहीं ज़्यादा परिश्रम करते थे जिनका उत्सव की तैयारियों में। किंतु मिस्टर ईश्वर सेवक को ये तैयारियां, जिन्हें वह अवयव कहते थे, एक आंख नभाती थी, वह बार बार छुछलाते थे। बेचारे वृद्ध आदमी को सुबह से शाम तक सिर मगजन करते गुजरता था। कभी बेटे पर छुछलाते, कभी बहू पर, कभी कर्मचारियों पर, कभी सेवकों पर। ये 5 मन सिर की क्या जरूरत थी? क्या लोग इसमें नहाएंगे? मन भर काफ़ी था। काम तो आधो मन ही में चल सकता था। इतनी शराब की क्या जरूरत? कोई पर नाला बहाना है या मेहमानों को पिलाकर उसके प्राण लेने हैं? इससे क्या फ़ायदा कि लोग पी पीकर पदमस्त हो जाएं और आपस में जूती पेंजर होने लगें। लगा दो घर में आग और मुझे को जहर दे दो, ना जिंदा रहूँगा ना जलन होगी। प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में ले ले। इस अनर्थ का कोई ठिकाना है? फौजी बैंड की क्या जरूरत? क्या गवर्नर कोई बच्चा है जो बाजार सुनकर खुश होगा, या शहर के राइस बाजे के भूखे हैं? आतिशबाजियाँ क्या होगी? गजब खुदा का! क्या एक सिरे से सब भंग खा जाएंगे? यह गवर्नर का स्वागत है या बच्चों का खेल? पटाखे और छुरदरे किसको खुश करेगी? माना पटाखे और छुरछुरिये ना होगी, अंग्रेजी आतिशबाजियाँ होगी। मगर क्या गवर्नर की आतिशबाजियाँ नहीं देखी है? उठपटांग काम करने का क्या मतलब? किसी गरीब के घर जल जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए तो लेने के देने पड़े। हिंदुस्तानी राइसों के लिए फल मेवे और मुरब्बे मिठाई मंगवाने की ज़रूरत। वे ऐसे भुलक्कड़ नहीं होते जिनके लिए एक एक सिगरेट काफ़ी थी। हाँ, पान इलायची का प्रबंध और करवा दिया जाता। ये यहाँ कई दावत खाने आएंगे नहीं, कंपनी का वार्षिक वितरण सुनने आएंगे। अरे ओ खान साना सुअर, ऐसा ना हो कि मैं तेरे सिर तोड़कर रख दूं। जो वह पगली मिसेस सेवा कहती है वही कहता है। मुझे भी कुछ बुद्धि है या नहीं जानता है। आजकल 4 रुपये सेर अंगूर मिलते हैं, उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। खबरदार जो यहाँ अंगूर आए। सारांश यह कि कई दिनों तक निरंतर बकबक झक से उनका चिंता कुछ अव्यवस्थित सा हो रहा था। कोई उनकी सुनता न था। सब अपने अपने में मन में करते थे।
जब वह बकते बकते थक जाते तो उठकर बाग में चले जाते, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर घबराकर आ पहुँचते और पूर्ववत लोगों का वह व्यवहार करने लगते। यहाँ तक कि उत्सव का एक सप्ताह पहले जब मिस्टर जॉन सेवक ने प्रस्ताव किया कि घर में सभी नौकरों को कारखाने में दिलचस्पियों में एगलिन मिल की बनी हुई वर्दियाँ दी जाए, तो मिस्टर सेवक को मारे क्रोध से वह इंजिल, जिसे वह हाथ के लिए प्रकट रूप से ऐनक की सहायता से वह वस्तुतः स्मरण से पढ़ रहे थे, अपने सिर पर पटक ली और बोले, या खुदा मुझे इस जंजाल से निकाल। सिर दीवार का समीप था, वह धक्का लगा और सिर पर टकरा गया। 90 वर्ष की अवस्था, जंजर शरीर और वह तो कहो पुरानी हड्डियों थी कि काम देती जाती थी, अचेत हो गए। मस्तिष्क इस आघात को सहन ना कर सका, आंखें निकल गई, ओठ खुल गए और अब तक वह डॉक्टर को बुलाए उनके प्राण परेरू उड़ गए। ईश्वर की उनकी अंतिम विनय स्वीकार कर ली, इस जंजाल से निकाल दिया। ईश्वर रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह मृत्यु का क्या कारण था, यह आघात, यह दर्द गृहदाह। सोफिया ने यह शोक समाचार सुना तो मन चाहता रहा कि अपने घर, अब अगर किसी को उसके प्रेम था तो वह ईश्वर सेवक ही थे। उनके प्रति उसे भी श्रद्धा थी, परंतु मातमी अवस्था धारण किए वह घर गई। मिसेस सेवक दौड़कर उसे गले मिली और माँ बेटी मृतदेह के पास खूब रोई। रात को जब वह मातमी दावत समाप्त हो गई तो लोग अपने अपने घर आए, तो मिसेस सेवक ने सोफिया से कहा, बेटी तुम अपना घर रहते हुए दूसरे के जगह क्यों रहती हो? क्या यह तुम हमारे लिए लज्जा और दुख की बात नहीं? यहाँ अब तुम्हारे सिवा और कौन? वही वालिस है, प्रभु का अब क्या ठिकाना, घर आए या ना आए, अब तो कुछ हो तुम ही हो। हमने अगर कभी कड़ी बात कही होगी तो तुम्हारे ही भले के लिए कही होगी, कुछ तुम्हारी दुश्मन तो हूँ नहीं। अब अपने घर में रहो, यूँ आने जाने से कोई रोक नहीं है। रानी साहब से जब भी मन किया मिल आना और रहना, यही चाहिए। खुदा ने और तो सब अरमान पूरे कर दिए। तुम्हारा विवाह भी हो जाता तो निश्चित हो जाती, प्रभु जब आता देखी जाती। इनके इतने दिनों का मातम थोड़ा ही नहीं होता। अब दिन गंवाना अच्छा नहीं। मेरा अभिलाषा है कि अब तुम्हारा विवाह हो जाए और गर्मियों में हम सब 2-3 महीने की मंसूरी चलें। सोफी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा कर लूँगी माँ। और क्या बेटी, सदा जमाना सदा एक सा ही नहीं रहता। हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा। तुम्हारे बड़े पापा का यह अभिलाषाएँ ही सिधर गई तो मैं तैयार करूँ। सोफिया, हाँ कह तो रही हूँ माँ। तुम्हारे पापा सुनकर फूले न समाएंगे। कुंवर विनय सिंह की मैं निंदा नहीं करती, बड़ा जवान मर्द आदमी था वह। बेटी अपनी धर्म वालों की करने की बात ही और है। सोफिया, हाँ और क्या माँ। तो अब रानी जानवी के यहाँ ना जाओगी ना? सोफिया, जी नहीं, ना जाऊँगी माँ। आदमियों से कह दो तुम्हारी चीज़ें उठा लाएं। सोफी, कल रानी जी आप ही भेज देगी। मिसेस सेवक खुश दावत का कमरा साफ करने लगी। मिस्टर कलक अभी वही थे। उन्हें तो यह शुभ सूचना दी सुनकर फलक उठे, बाछे खिल गई। दौड़े हुए सोफिया के पास आ पहुँचे और बोले, सोफी तुमने मुझे जिंदा कर दिया। आह, मैं कितना भाग्यवान हूँ। मगर तुम एक बार अपने मुँह से यह मेरे सामने कह दो, तुम अपना वादा पूरा करोगी। सोफिया, करूँगी। और भी बहुत से आदमी मौजूद थे, लेकिन मिस्टर कलक सोफिया को आलिंगन न कर सके। मूँछों का ताप देते हुए, हवाई कीले बनाते, मदमोहन खाते घर गए। प्रातःकाल सोफिया ने अपने कमरे का पता न था। पूछताछ करने लगी। माली ने कहा, मैं उन्हें जाते तो नहीं देखा, पर जब यहाँ सब लोग सो गए थे तो एक बार फटाक से खुलने की आवाज़ आई थी। लोगों ने समझा कुंवर भगत सिंह के यहाँ गई होगी। तुरंत एक आदमी दौड़ाया गया, लेकिन वहाँ भी पता न चला। बड़ी खलबली मची। कहाँ गई? जॉन सेवक, तुमने रात को कुछ कहा सुना तो नहीं था? मिस्टर सेवक, रात को तो विवाह की बातचीत होती रही, मुझसे तैयारी करने के लिए भी कहा। खुशी खुशी सोई। मिस्टर जॉन सेवक, तुम्हारी समझ में क्या फ़र्क था? उसने तो अपने मन का भाव प्रकट कर दिया। तुमको जाता दिया कि
कल मैं ना रहूँगी। जानती हो विवाह से उसका क्या आशय था? आत्मसमर्पण। अब विनय से उनका विवाह होगा। यहाँ जो ना हो सका वह स्वर्ग में होगा। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि वह किसी से विवाह ना करेगी। तुमने रात को विवाह का बातचीत छोड़कर उसे भयभीत कर दिया। जो बात कुछ दिनों में होती वह आज ही हो गई। अब जितना रोना है रो लो, मैं तो पहले ही रो चुका हूँ। इतने में रानी जानवी आई। आंखें रोते रोते बीर बूटी हो रही थी। उन्होंने एक पत्र मिस्टर सेवक के हाथ में रख दिया और एक कुर्सी में बैठकर मुंह ढाँप रोने लगी। यह सोफिया का पत्र था। अभी डाकिया दे गया था। लिखा था, पूज्य माताजी, आपकी सोफिया आज संसार से विदा होती है। जब विनय ना रहे तो मैं यहाँ किसके लिए रहूं? इतने दिनों मन में ध्येय देने की चेष्टा करती रही। समझती थी पुस्तकों में अपनी शौक स्मृतियाँ को डुबा दूंगी और अपना जीवन सेवा धर्म का पालन करने में सार्थक करूंगी। किंतु मेरा प्यार विनय मुझे बुला रहा है। मेरे बिना उसे वहाँ एक क्षण भी चैन नहीं है। उनसे मिलने जाती हूँ तो भौतिक आवरण मेरे मार्ग में बाधक है, इसीलिए इसे यहीं छोड़ जाती हूँ। गंगा की गोद में इसे सौंप देती हूँ। मेरा हृदय पुलकित हो रहा है। मेरे पैर उठे जा रहे हैं। आनंद से रोम रोम पर मुदित है। अब शीघ्र ही मुझे विनय का दर्शन होंगे। आप मेरे लिए दुख ना कीजिएगा। मेरी खोज में व्यर्थ प्रयत्न ना कीजिएगा, कारण जब तक यह पत्र आपके हाथ पहुँचेगी सोफिया का सिर विनय के चरणों पर होगा। मुझे पर्वत शक्ति खींचे हुए जा रही है और बेड़ियाँ आप ही आप टूटी जा रही है। माता और पापा को कह दीजिएगा, मामा और पापा को कह दीजिएगा सोफी का विवाह हो गया, अब उसकी चिंता ना करें। पत्र समाप्त होते ही मिसेस सेवक उन्मादित होकर भांति कहकर स्वर्ग से बोली, तुम्हें विष की गांठ हो, मेरे जीवन का सर्वनाश करने वाली, मेरी जड़ों को कुल्हाड़ी मारने वाली, मेरी अभिलाषाओं को पैरों में कुचलने वाली, मेरा मान गर्दन करने वाली काली नागिन हो तुम ही हो। तुम्ही ने अपना मधुर वाणी से, अपने छल प्रसंग से, उसे कुट मंत्रों से मेरी सरला सोफी को मोहित कर लिया और अंत में उसका सर्वनाश कर दिया। यह तुम ही लोगों का प्रलोभन और उत्तेजना का फल है कि मेरा लड़का आज न जाने यहाँ और किस दशा में है और मेरी लड़की का यह हाल हुआ। तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। वह उसी क्रोध प्रभाव से न जाने क्या क्या कहती थी। मिस्टर जॉन सेवक उसका हाथ पकड़कर वहाँ से खींचे ले आए। रानी जानवी के इस अनुमान सोचा कटु शब्दों से कुछ उतर ना दिया। मिस्टर सेवक का सद्भावना पूर्ण नेत्रों से देखती रही और तब बिना कुछ कहे सुने वहाँ से उठकर चली गई। मिसेस सेवक की महत्वाकांक्षाओं पर तुषार पड़ गया। उस दिन से फिर उन्हें किसी ने गिरजाघर जाते नहीं देखा। वह फिर गाउन और हेट पहने हुए ना दिखाई दी और फिर यूरोपियन क्लब में नहीं गई और फिर अंग्रेजी दावतों को सम्मानित नहीं हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल पारदी पिन और मिस्टर कलक मातम पुरसी करने आए। मिस्टर सेवक ने दोनों को वह फटकार सुनाई और अपना मुँह लेकर चले गए। सारांश यह कि उसी दिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मस्तिष्क इतने क्रोधाघात से सहन न कर सका। वह अभी तक जीवित थी पर दशा अत्यंत करुण है। आदमियों की सूरत से घृणा हो गई है। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, कभी गाती है। कोई समीप आता तो दांतें काटने तोड़ती है। रहे मिस्टर जॉन सेवक यह निराशामय धैर्य के साथ प्रातःकाल से संध्या तक अपनी व्यवस्थित धंधों से रत रहते थे। उन्हें अपने संसार का कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। धन से उन्हें निस्वार्थ प्रेम है, वही अनुराग जो भक्तों के अपने उपसहाय से होता है। धन उनके लिए किसी लक्ष्य के साधन नहीं है, स्वयं लक्ष्य है। ना दिन समझते हैं ना रात। कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। लाभ दिन पर दिन बढ़ता है या नहीं, इसमें संदेह है। देश में गली गली, दुकान दुकान इस कारखाने का शिकार और सिगरेट की रेल पेल है। अब वह पटके में एक तंबाकू की मिल खोलने का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार प्रांत में तंबाकू कसरत का पैदा होती है। उन्हें धन कमाना विद्या व्यवसाय की भांति तृप्त नहीं होती। इसी के साथ हमारा 49 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग 50 चैप्टर आगे के एपिसोड में देखेंगे। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि हुई है। और फिर यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि रंगभूमि उपन्यास का कुछ
महत्वपूर्ण भाग आप लोगों को लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लगा ही होगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हर एक उपन्यास बहुत ही स्पष्ट और यथार्थ रूप से वर्णन किया हुआ है। हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने वो व्यक्तित्व हो रही है। तो इसी के साथ लेते हैं हम आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड 50 में। इसके बाद हम लोगों का सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले के सारे एपिसोड हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड।